हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर स्क्वायर पाठशाला। मेरा नाम रवि सैनी है और आज से हम 6th क्लास एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री की जो बुक है आवर पास्ट वन उसको हम शुरू करेंगे। इस बुक के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इस बुक में बेसिकली 11 चैप्टर्स हैं जो कि हम 11 अलग अलग वीडियोस में कवर करेंगे। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 1 से, जिसका टाइटल है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे चैप्टर 1 से। तो व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं। हम ये जान सकते हैं कि पहले जो लोग रहते थे, अलग अलग तरह के जो लोग होते थे, जैसे हंटर्स हो गए, हर्डर्स हो गए, फार्मर्स, रूलर्स, प्राइस्ट, मर्चेंट्स, क्राफ्ट पर्सन्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, उनकी लाइफ के बारे में हम जान सकते हैं पास्ट से। हम ये जान सकते हैं कि वो लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे और किस तरह के घरों में वो लोग रहते थे। हम पास्ट से ये भी जान सकते हैं कि बच्चे किस तरह की स्टोरियाँ सुनते थे, कैसे कैसे गेम्स वो खेलते थे, कैसे गाने गाते थे और कैसे प्ले शो वो देखा करते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये भी ज़रूरी हो जाता है कि ये जानना कि पास्ट में लोग कहाँ रहते थे, वेयर डिड पीपल लिव। तो पहले क्या होता था कि पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर, है ना। तो सेवरल थाउजेंड ईयर्स जो है लोग जो है नर्मदा रिवर के बैंक्स पे रहा करते थे। चलो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको नर्मदा रिवर दिखाना चाहता हूँ मैप में। ये हमारी नर्मदा रिवर है, ठीक है, जो कि हमारी अरेबियन सी में जाके गिर जाती है। इस नर्मदा रिवर के बैंक्स के अलोंग जो है हमारे लोग जो है रहा करते थे। और अब उनमें से जो है कुछ जो है स्किल्ड गैदरर्स है। स्किल्ड गैदरर्स मतलब जो लोग फूड को इकट्ठा करते थे जंगलों से। ओके, द पीपल हु गैदर्ड देयर फूड फ्रॉम फॉरेस्ट आर कॉल्ड गैदरर्स। तो वो जो है जंगलों उस आसपास के जंगलों का जो वास्ट वेल्थ था, प्लांट्स की जो वेल्थ थी, उससे वो भली भांति परिचित थे। तो वो उन जंगलों से रूट्स को कलेक्ट करते थे, फ्रूट्स को और अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को वो कलेक्ट करते थे और उनको वो खाते थे। तो हंटिंग एनिमल्स वॉज ऑल्सो देयर ऑक्यूपेशन। वो फूड गैदर के साथ साथ वो हंटिंग भी करते थे। ठीक है, तो फूड गैदरिंग, वो स्किल्ड फूड गैदरर थे, हंटिंग करते थे एनिमल्स की। तो जो है ये तो हो गया गैदरिंग एंड हंटिंग। अब हम जानने में इंटरेस्टेड हैं कि एग्रीकल्चर था क्या। तो इसके एविडेंस हमें 8000 ईयर्स अगो मिलते हैं सुलेमान और किरथार हिल्स के एरिया में। सबसे पहले 8000 साल पहले जो है हमें क्रॉप्स के उगाने के एविडेंस मिलते हैं। क्रॉप्स बेसिकली वीट और बार्ले जो क्रॉप जो है वो उगाई गई थी बाय मैन एंड वुमेन। ओके, so men and women first began to grow crops such as wheat and barley about 8000 years ago in the areas of सुलेमान एंड किरथार हिल्स। तो सुलेमान एंड किरथार बेसिकली आज प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। यहाँ पे हमारी सुलेमान रेंज है और यहाँ पे हमारी किरथार रेंज है। तो इन एरियाज़ में जो है हमें सबसे पहले जो है एग्रीकल्चर के एविडेंस देखने को मिलते हैं 8000 ईयर्स एगो। ओके, जहाँ जब वहाँ पे वीट और बार्ले क्रॉप्स जो है उगाई जाती थी। अब जो है अब एग्रीकल्चर के साथ साथ लोगों ने जो है एनिमल को पालना, डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया था। जो एनिमल्स उन्होंने डोमेस्टिकेशन शुरू किया था उनमें से जो थे वो शीप था, गोट थी और कैटल। शीप, गोट, कैटल, दीज 3 एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड बाय देम एंड 2 क्रॉप्स में हमारी वीट एंड बार्ले। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, यू हैव टू रिमेंबर दिस। एग्ज़ाम के परस्पेक्टिव से ये इम्पॉर्टेंट है कौन कौन सी क्रॉप सबसे पहले उगाई गई और कौन कौन से एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन हुआ सबसे पहले। तो शीप, गोट एंड कैटल। ठीक है,
अब जो है एग्रीकल्चर, अगर हम भारत की बात करें, जो प्रेजेंट डे भारत है, इंडिया है, उसकी बात करें, तो जो एग्रीकल्चर है वो गारो हिल्स नॉर्थ ईस्ट में और विंध्यास सेंट्रल इंडिया में वहाँ पे डेवलप हुआ था। जो नर्मदा है, नर्मदा के नॉर्दर्न साइड में विंध्यास रेंज है और इसके साउदर्न साइड में जो है सतपुड़ा रेंज है। तो ये विंध्यन, ये बेसिकली सेंट्रल इंडिया में आता है और यहाँ पे हमारा मेघालय में गारो, खासी एंड जैंतिया, ये गारो वाला एरिया में हमें जो है एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो राइस जो है भारत में सबसे पहले उगाया गया था विंध्यास के नॉर्दर्न एरिया में। ये विंध्यास रेंज है हमारी, इसके नॉर्दर्न एरिया, यहाँ पे सबसे पहले राइस उगाने का जो है एविडेंस अब हमें मिलता है। तो अभी तक हमने देखा है कि भाई पहले लोग कहाँ रहते थे, वो हमने देखा नर्मदा के बैंक्स पे रहते थे, वो क्या करते थे, है ना। और सबसे पहले एग्रीकल्चर कहाँ डेवलप हुआ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से एनिमल का डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ, फिर भारत में एग्रीकल्चर कहाँ पे डेवलप हुआ और राइस सबसे पहले जो है वो कहाँ उगाया गया। ठीक है। अब जो ये अर्लीस्ट सिटीज़ थी, मतलब जो सबसे पहले टाउन जो बसे थे, वो जो है इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ के बैंक्स पे बसे थे करीब करीब 4700 ईयर्स एगो। तो इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, दिस इज़ रिवर इंडस एंड दीज आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। सो दिस इज़ इंडस, these are tributaries of Indus. Tributary is a small stream or small river which joins the main rivers and contributes to the flow of the main river. ठीक है। तो इन रिवर्स के बैंक्स पे जो अर्लीस्ट सिटीज़ थी वो डेवलप हुई थी और फ्लोरिश हुई थी करीब 4700 ईयर्स एगो। बाद में फिर क्या हुआ, जो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ के किनारों पे जो है सिटीज़ जो है वो डेवलप हुई करीब 2500 ईयर्स अगो। 4700 साल पहले इंडस एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज़ के बैंक्स पे जो है सिटीज़ डेवलप हुई। फिर बाद में 2500 ईयर्स अगो, करीब करीब 2200 ईयर्स लेटर, व्हेन सिटीज़ डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज़, टाउन जो है गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी के बैंक पे जो है डेवलप हुए। ठीक है, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। सो दिस इज़ आर गंगा रिवर, दिस इज़ द मेन रिवर गंगा एंड दीज आर ट्रिब्यूटरी, ये इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, यमुना, बेतवा, चंबल, गोमती, घग्गर, गंडक, सोन। ओके, ठीक है। तो एंशियंट टाइम में जो था, गंगा के अलोंग जो एरिया था, गंगा के अलोंग साउदर्न साइड का जो एरिया था उसको मगधा कहते हैं। एरिया अलोंग रिवर गंगा टू द साउथ वाज नोन एज मगधा। ये जो गंगा रिवर है यहाँ पे, ये जो साउदर्न गंगा के अलोंग जो साउदर्न रीजन है, ये वाला, बेसिकली मैं कलर चेंज करता हूँ, ये जो एरिया है यहाँ पे एक पावरफुल किंगडम होता था मगधा, जो कि आज प्रेजेंट डे बिहार में ये एरिया लाई करता है। अब जो मगधा था वो एक पावरफुल किंगडम था, है ना। उसने मगधा के जो रूलर थे वो पावरफुल रूलर थे, उन्होंने अपना एक लार्ज किंगडम जो है इस एरिया में जो है वो एस्टेब्लिश कर लिया था, है ना। और ये हमने देख लिया है कि वो प्रेजेंट डे बिहार में वो पड़ता है वो एरिया भी। तो ऐसा नहीं है कि जो किंगडम है वो सिर्फ इसी एरिया में एस्टेब्लिश हुआ था। भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग किंगडम जो है, छोटे बड़े, वो सब जो है सेटअप हुए थे। ठीक है। अब जो है लोग जो हैं, पीपल जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। सब कॉन्टिनेंट पे क्यों ट्रैवल करते थे वो? इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड एंड टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर्स लाइक फ्लड एंड ड्रॉट। वो लाइवलीहुड की तलाश में एक जगह से नई नई जगह, बेटर अपॉर्चुनिटी की तलाश में जो है वो ट्रैवल करते थे। दूसरा जो है नेचुरल डिज़ास्टर, जैसे फ्लड आ गया या फिर ड्रॉट आ गया, उससे बचने के लिए जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रैवल करते थे, मूव करते थे। बट ये जो उनका ट्रैवल होता था, जर्नी होती थी, वो इतनी ईजी नहीं होती थी, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि कैसे जो
फ्रंटियर्स हैं उसमें हिमालयाज़ आते हैं, डेज़र्ट आते हैं, रिवर्स आती हैं, सी आती है, जिससे उनकी जो जर्नी थी वो बहुत डिफ़िकल्ट थी, इजी नहीं थी, बट स्टिल उन्होंने उसको जो है क्रॉस किया। जर्नी वॉज नेवर ईजी। द हिल्स, हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग हिमालयाज, डेजर्ट, रिवर्स, सीज मेड जर्नीज डेंजरस। अब अगर हम फिज़िकल मैप की बात करें तो ये वाले एरिया में हमें हिमालय देखने को मिलता है, ये वाले पार्ट में हमें डेजर्ट देखने को मिलता है, यहाँ पे भी हमें जो है हिली रीजन देखने को मिलता है, ये हमारी सी रीजन है। ठीक है, तो लोगों के ट्रैवल में अगर यहाँ से आपको इस डायरेक्शन में जाना है तो ये एक हिंड्रेंस का काम कर रहे थे। डेजर्ट में इटसेल्फ एक जर्नी चैलेंजिंग हो जाती है, तो जो ट्रैवलिंग थी वो इजी नहीं थी, कहने का मतलब ये है, और जो है बहुत डेंजरस थी। अब जो लोग जो ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह, वो ग्रुप्स में ट्रैवल करते थे जनरली। जैसे मर्चेंट्स हैं, मर्चेंट्स अपने कैरावन्स के साथ जो है कैरावन या शिप के साथ ट्रैवल करते थे, जनरली वैल्यूएबल गुड्स लेके जाते थे ट्रेड के पर्पज़ से, एक जगह से ख़रीद के दूसरी जगह पे जाके उसको बेच के अपना जो है प्रॉफिट कमाते थे। तो वो वैल्यूएबल मर्चेंट्स वैल्यूएबल गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे। रिलीजियस टीचर्स की बात करें तो वो क्या है, वो गांव-गांव और शहर-शहर जो जाते थे, चलते थे और बीच बीच में स्टॉप लेते थे और अपने जो ऑफरिंग्स हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो लोगों को ऑफ़र करते थे, है ना। अब जो है इनके अलावा मर्चेंट्स और रिलीजियस टीचर्स के अलावा जो लोग जो है वो आर्मीज़ में भी उन्होंने मार्च किया, है ना। जब वो दूसरे के लैंड को कंकर करने के लिए जाते थे तब वो आर्मीज़ में जो है मार्च करते थे। और कई बार ये भी हमने देखा है लोग जो है एडवेंचर, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर से भी उन्होंने ट्रैवल किया है। जो लोग नए नए लैंड को या फिर नई जगह को जो एक्सप्लोर करना चाहते थे, एक्साइटिंग प्लेसेस को एक्सप्लोर करना चाहते थे, वो स्पिरिट ऑफ एडवेंचर से उन्होंने ट्रैवल किया। तो ट्रैवल करने के पीछे जो है हमने काफ़ी सारे रीज़न देखे हैं, इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, और जो है नेचुरल डिज़ास्टर से बचने के लिए हमने देखा है ना। मर्चेंट जो है अपने अपने बिजनेस पर्पज़ से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रैवल करते हैं। रिलीजियस टीचर्स अपनी रिलीजियस टीचिंग्स को ऑफ़र करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, है ना। और जो आर्मी में जो लोग होते हैं वो जो है बैटल को लड़ने के लिए और लैंड को कंकर करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। कुछ लोग जो है वो एडवेंचरस होते हैं, वो नए नई जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, डिस्कवर करना चाहते हैं, इसलिए वो ट्रैवल करते हैं। बट इन सब का ट्रैवल जो है ईजी नहीं था बिकॉज ऑफ द फिज़िकल बैरियर्स ऑन द फ्रंटियर्स। ठीक है, तो अब इससे हुआ क्या, ये जितनी भी मूवमेंट हमने पढ़ी, सब मूवमेंट से क्या होता है कि मूवमेंट हो रहा है कि आदमी जो है एक जगह से वो दूसरी जगह पे जा रहा है। अब इससे हो क्या रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जब हम जाते हैं तो हम अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ। कुछ हम अपने आइडियाज़ उनके साथ शेयर करते हैं और कुछ हम उनके आइडियाज़ को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है कि शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन द पीपल टेक्स प्लेस। ठीक है, अब ये जो इतने डिफ़िकल्ट नेचुरल फ्रंटियर हमने देखे, हिमालयाज़, डेजर्ट, रिवर्स, सीज़ मेड जर्नीज डेंजरस, है ना, ये सब हमने देखे हमारे सब कॉन्टिनेंट के। इसके बावजूद भी जो लोग हैं हमारे कॉन्टिनेंट में आए, ये तो हम जो है विद इन कॉन्टिनेंट ट्रैवलिंग की बात कर रहे हैं और फ्रॉम अदर कॉन्टिनेंट्स टू आर कॉन्टिनेंट, दूसरे कॉन्टिनेंट से हमारे कॉन्टिनेंट में जो लोग आए हैं, ट्रैवल किया है जिन्होंने, और वो हमारे कॉन्टिनेंट में आके जो बस गए हैं, हम उनकी भी बात कर रहे हैं। तो हम विद इन द सब कॉन्टिनेंट एंड फ्रॉम बिटवीन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स की भी बात हम कर रहे हैं यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, तो हमारे कॉन्टिनेंट के जो नेचुरल डिफ़िकल्ट फ्रंटियर्स है उसके बावजूद भी जो है दूसरे सब कॉन्टिनेंट से लोग हमारे सब कॉन्टिनेंट में आए और आके यहाँ पे बस गए। अब इसके बसने से हुआ क्या, जैसे हमने ऊपर बात किया, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो वो अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, अपने कल्चर और ट्रेडिशंस को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। तो ऐसा ही यहाँ पे हुआ, जब बाहर से दूसरे सब कॉन्टिनेंट से लोग हमारे सब कॉन्टिनेंट में आए तो उन्होंने हमारे कल्चर को और हमारे ट्रेडिशन को एनरिच कर दिया, है ना। तो लोगों ने जो है नए नए तरीके, जैसे स्टोन को कार्व करने के, म्यूज़िक कंपोज करने के, नया नया खाना बनाने के जो तरीके हैं
वो एक दूसरे के साथ उन्होंने शेयर किया, जिससे क्या हुआ, हमारा कल्चर और ट्रेडिशन जो है वो एनरिच हो गया। ठीक है, तो ये अभी ये वाले टॉपिक में, सब टॉपिक में हमने पढ़ा कि लोग कहाँ रहते थे, वो क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे कि नहीं करते थे, वो हंटर गैदरर्स थे, वो ट्रैवलिंग करते थे एक जगह से दूसरे जगह। रीज़न हमने पढ़ा कि वो ट्रैवल क्यों करते थे, फिर हमने देखा कि वो ट्रैवलिंग से हमारे कल्चर और ट्रेडिशंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है ना, उससे शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ हुए, वो हमने देखा। अभी हम देखेंगे कि भाई जिस लैंड में हम रह रहे हैं उसका नाम इंडिया और भारत है, वो मतलब कैसे रखा गया। तो नेम्स ऑफ द लैंड, जनरली जब हम हमारे कंट्री की बात करते हैं तो हमें हमारे सामने दो नाम आते हैं, इंडिया और एक भारत। इंडिया एंड भारत, ये दो वर्ड जो है हमारे सामने आते हैं। जो इंडिया वर्ड है वो बेसिकली इंडस रिवर से लिया गया है, जिसको संस्कृत में सिंधु कहते हैं। फ्रॉम इंडस इंडिया नाम लिया गया है। और दूसरा नाम जो भारता है वो जनरली बेसिकली क्या था, होता था कि एक ग्रुप ऑफ पीपल था, ग्रुप ऑफ लोग पीपल था जो कि नॉर्थ वेस्ट एरिया में रहा करते थे, उसको हम भारता, वो उनके ग्रुप को बोलते थे हम भारता। तो उसके नाम से हमारे कंट्री का नाम भारत भी पड़ा है। ठीक है, ये भारता वर्ड जो है ऋग्वेदा में भी मेंशन्ड है। ऋग्वेदा जो है अर्लीस्ट कंपोजिशन है संस्कृत में, इसको अबाउट 3500 साल पहले जो इसको कंपोज किया गया था। ये अर्लीस्ट कंपोजिशन है संस्कृत में। ठीक है, इस ऋग्वेदा में भी भारत वर्ड का मेंशन्ड है। और उससे भारत मतलब ये नहीं है कि वो कंट्री का नाम है, बट एक ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन द नॉर्थ वेस्ट एरिया ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, उसको भारता बोलते हैं। जो लोग नॉर्थ वेस्ट एरिया में रहा करते थे, नॉर्थ वेस्ट अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो ये हमारा नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया हुआ है। यहाँ पे जो लोग रहा करते थे उनको जो है भारत उनको कहा करते थे। तो इसी का ऋग्वेद में मेंशन्ड है। ठीक है, अब जो ईरान और ग्रीक्स और जो ईरानियंस थे, जो वो हमारे सब कॉन्टिनेंट में आए, तो वो नॉर्थ वेस्ट से आए थे 2500 साल पहले। इसी एरिया से वो लोग जो है हमारे सब कॉन्टिनेंट में आए थे, यहीं से, है ना। तो वो जो है उस एरिया से वो फेमिलियर थे। वो उस नॉर्थ वेस्ट के एरिया को इंडस कहते थे, है ना, इंडस कहते थे, या फिर उसको लैंड ऑफ हिंडोज और इंडोज, है ना। तो अब वो इंडस रिवर से जो ईस्ट का जो लैंड था, उस सारे लैंड को वो कहते थे इंडिया, और उससे वेस्ट का जो लैंड था उसको कहते थे इंडोज और हिंदोज। ठीक है, तो ये हमने देखा कि कैसे इंडिया और भारत का हमारे एंशंट जो हमारा पास्ट है उससे कैसे दोनों वर्ड इंडिया और भारत लिए हुए हैं, कैसे उनका उनका मेंशन हमारे एंशंट वेदास में है। ठीक है, तो अगला हमारा सब टॉपिक है फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। आई होप आपको वीडियो जो है जो हम पढ़ रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब हम पास्ट के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, हम जैसे क्या एविडेंसेस हैं, क्या चीज़ें हैं जिनको हम पढ़ के ये कह सकते हैं कि यस पास्ट में ये सब हुआ था। तो वो हम कह सकते हैं बुक्स को पढ़ के, बाय रीडिंग द बुक्स, जो कि बहुत साल पहले लिखी गई थी। अब जो पहले बुक लिखी जाती थी वो हाथों से लिखी जाती थी, उनको जनरली मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते थे। हाथों से बुक लिखी जाती थी उनको मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते थे, रिटन बाय हैंड यूजुअली। अब वो लिखते कहाँ पे थे, यूजुअली पाम लीफ पे लिखी जाती थी वो, या फिर एक बर्च बेसिकली एक ट्री है, ट्री के जो बार्क है, स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ए ट्री, इसको बर्च कहते थे, इस पे लिखा जाता था। जो ये ट्री है वो बेसिकली हिमालयाज़ के एरियाज़ में उगाया जाता था। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स है वो पाम लीफ पे लिखी जाती थी, और जो है स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ए ट्री जिसको बर्च कहते हैं उस पे वो लिखी जाती थी। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स की स्टडी करके हम जो है पास्ट के बारे में जान सकते हैं। ये एक तरीका है हमारे पास्ट के बारे में जानने का, कि जो पास्ट एंशिएंट टाइम में जो बुक्स लिखी गई हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट जिनको हम बोलते हैं, क्योंकि वो हाथ से लिखी जाती थी। मैन्यूस्क्रिप्ट मीन्स हाथ से लिखी हुई। तो उनको स्टडी करके, उनका अध्ययन करके हम जो है अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं।
अब क्या है कि पहले बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट लिखी हुई थी, अब उन मैन्युस्क्रिप्ट्स में से कुछ तो जो है इंसेक्ट्स ने खा ली, तो जिससे वो मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई हैं। बट जो है कुछ जो है हम प्रिजर्व करने में सक्सेसफुल रहे हैं, वो प्रिजर्व हुई हैं टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज़ में। कुछ जो है डिस्ट्रॉय हो गई और कुछ जो है टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज़ में प्रिजर्व करने में हम सक्सेसफुल हो पाए हैं, हम मतलब जनरेशन्स। ठीक है, तो ये जो बुक है वो सारे हर तरह के सब्जेक्ट के साथ डील करती हैं, जैसे मतलब रिलीजियस बिलीफ क्या होते थे, रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या होती थी, किंग्स की लाइफ के बारे में, मेडिसिन के बारे में एंड साइंस के बारे में। तो ये जो मैन्युस्क्रिप्ट ऐसा नहीं है कि किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक्स पे ही होती थी, ये हर तरह के सब्जेक्ट्स पे लिखी होती थी, जैसे कि रिलीजियस बिलीफ, मेडिसिन, साइंस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड द लाइफ्स ऑफ किंग्स। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, हम जो है एपिक्स जो लिखी हुई हैं, एपिक्स, पोएम्स, प्लेज, जो कि संस्कृत, प्राकृत मतलब ऑर्डिनरी जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, आम लोगों की भाषा को प्राकृत कहा जाता था एंशंट पीरियड में। प्राकृत मीन्स द लैंग्वेज ऑफ एन ऑर्डिनरी पीपल। तो जो पोएम्स होती थी, एपिक्स और जो प्लेज लिखे हुए थे वो संस्कृत में, प्राकृत में और तमिल लैंग्वेजेस में लिखे हुए थे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है पास्ट के बारे में जानने के लिए। ठीक है, इसके अलावा इंस्क्रिप्शंस हैं। इंस्क्रिप्शंस मतलब कि जो हार्ड सरफेसेस पे जो राइटिंग्स कार्व कर दी जाती हैं उनको इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल, इंस्क्रिप्शंस वो होती हैं। ठीक है, तो इंस्क्रिप्शन को स्टडी करके भी हम जो है पास्ट के बारे में जान सकते हैं। अब पहले होता क्या था कि किंग जो है अपने ऑर्डर, जो अपनी वो डे टू डे बेसिस पे जो एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए जो ऑर्डर दिया करते थे, तो वो ऑर्डर को जनरली जो इम्पोर्टेंट ऑर्डर्स होते थे उनको जो है इंस्क्राइब करा दिए जाते थे, ताकि लोग जो है उनको देख सकें, उनको पढ़ सकें और उनको जो है ओबे कर सकें। तो वो सब इंस्क्रिप्शंस के थ्रू ही अपने को पता चला है, क्योंकि उन्होंने वो जो है इंस्क्राइब कराए हुए थे। तो वो जो है रिकॉर्डेड, सॉरी फॉर द मिस्टेक, वो जैसे जैसे वो काम करते थे उसको भी वो रिकॉर्ड कर कर देते। जैसे किंग जो है विक्ट्रीज बैटल्स में अगर जीते हैं तो वो अपनी विक्ट्रीज़ को जो है इंस्क्राइब कर देते थे, इसको एज ए सेलिब्रेट करने के लिए। तो एक तो वो अपने इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स को इंस्क्राइब कर देते थे, दूसरा जो वो करते थे, जैसे बैटल उन्होंने जीता है तो अपने विक्ट्रीज़ को उन्होंने इंस्क्राइब करा दिया, तो वो सब वो इंस्क्राइब करा देते थे। ठीक है, तो मैन्युस्क्रिप्ट्स हो गया, एपिक पोएम्स और प्ले हो गया, देन इंस्क्रिप्शंस हो गया। इसके अलावा काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग्स, है ना। बिल्डिंग जो है स्टोन की भी हो सकती थी, ब्रिक की भी हो सकती थी। इसके अलावा पेंटिंग्स, स्कल्पचर, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं और जो है उनकी स्टडी करके जो है पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब जो है जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो जो हैं बेसिकली टूल्स, वेपन्स, पोर्ट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स की पहले जो कैसे टूल्स यूज़ को किया करते थे लोग, कैसे वेपन यूज़ किया करते थे, ऑर्नामेंट कैसे पहनते थे, कैसे कॉइन यूज़ किया करते थे, तो वो सबको जो है उनके बारे में फाइंड आउट करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट जनरली जो है एक्सप्लोर करते हैं और एक्सकेवेट करते हैं, है ना। अब जो जितने भी जो हमने बात की हैं, टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स, ये जो है स्टोन के भी बने हो सकते थे, ये बोन के भी बने हो सकते थे, बेक्ड क्ले और मेटल, ये किसी भी मेटल के बने हो सकते थे। तो ये सब जानने के लिए जनरली आर्कियोलॉजिस्ट एक्सप्लोर करते हैं और एक्सकेवेट करते हैं। ठीक है, अब जो ऑब्जेक्ट्स जो हार्ड और इम्पेरिशेबल, मतलब जो ख़राब नहीं होगा, मटेरियल, जो हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंस के जनरली जो ऑब्जेक्ट्स बने होते थे वो लंबे समय तक सरवाइव कर कर पाते थे। तो वो अगर आर्कियोलॉजिस्ट को मिल जाते थे, उनसे वो इजीली पास्ट के बारे में जो है वो जान सकते थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो बेसिकली एनिमल्स की बोन्स को भी तलाशने की कोशिश करते थे, ताकि वो जान सके कि लोग जो है पास्ट में क्या खाते थे, है ना।
तो जो प्लांट रिमेन्स हैं, प्लांट रिमेन्स सर्वाइव, जनरली जो प्लांट्स के जो रिमेन्स हैं वो इतने लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं करते। अगर जो जैसे ग्रेन के जो सीड हैं या फिर वुड के जो पीसीज हैं, अगर वो जला दिए गए होंगे उस टाइम, तो वो जो है चार्ड फॉर्म में सर्वाइव कर सकते हैं, बट प्लांट के जो रिमेन्स हैं वो इतने लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि अपने को पता चल सके कि भाई कैसे कैसे एविडेंसेस जो हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट जिनको स्टडी करके हमें पास्ट के बारे में बताते हैं, है ना, उसको स्टडी करते हैं बेसिकली। तो वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि कैसे हमें पता कि पास्ट में क्या होता था, वो सब ये सब इन सब की स्टडी करके होता है, पता चलता है हमें। हिस्टोरियंस बेसिकली वो स्कॉलर्स होते हैं जो हमारी हिस्ट्री को पढ़ते हैं या फिर हमारे पास्ट को पढ़ते हैं, हु स्टडी द पास्ट, पास्ट को स्टडी करते हैं जनरली। अब पास्ट को स्टडी कैसे करते हैं, जो हिस्टोरियंस हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन को सोर्स से रेफ़र करते हैं, और जब उनको एक बार सोर्स मिल जाता है, सोर्स जैसे कि मैन्युस्क्रिप्ट्स है, इंस्क्रिप्शंस है, आर्कियोलॉजी है, ये सोर्स को यूज़ करके हिस्टोरियंस क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, फिर जो है हिस्ट्री को बिट बाय बिट वो रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। और फिर हमें पता चलता है, फिर वो मतलब बिट बाय बिट हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करके जो है उनको आगे बताते हैं, फिर हमें पता चल पाता है कि हिस्ट्री में क्या क्या होता था, ठीक है। जब एक बार अगर सोर्स अगर मिल जाता है, फिर जो है पास्ट के बारे में जो पढ़ना या फिर जानना वो इंटरेस्टिंग हो जाता है और एक एडवेंचरस हो जाता है, क्योंकि जो हिस्टोरियंस है या फिर आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो ये सारे सोर्स को यूज़ करके इनको एज ए क्ल्यू यूज़ करते हैं और हमारे पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब ये जानना है हमें कि भाई हमारा पास्ट, जैसे हमने पहले देखा था कि भाई हंटर थे, गैदरर्स थे, फार्मर्स थे, रूलर्स थे, है ना, मर्चेंट्स थे, साइंटिस्ट थे, वो क्राफ्ट पर्सन थे, उन सब का पास्ट एक ही था या फिर सबके पास्ट अलग अलग थे। ऑब्वियसली जो है जो पास्ट, जैसे हमने नाम भी अगर हम देखेंगे आर पास्ट, हमने जो पास्ट को प्लूरल सेंस में यूज़ किया है यहाँ पे, मतलब इसका यही है कि जो पास्ट है वो सबका सेम नहीं था, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल के लिए अलग अलग जो है उनका डिफरेंट पास्ट रहा था, है ना। दैट पास्ट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, मतलब हर ग्रुप, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल के लिए जो है डिफरेंट उनका पास्ट रहा था। जैसे अगर हम बात करें हर्डर और फार्मर की जो लाइफ है वो किंग्स और क्वीन से अलग थी, ऑब्वियसली उनसे अलग होगी। जैसे मर्चेंट्स की जो लाइफ है वो जो है क्राफ्ट पर्सन से अलग होगी, इसीलिए सो ऑन, मतलब सो ऑन कि पास्ट जो है डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल के लिए डिफरेंट था, वो सबके लिए सेम नहीं था, ठीक है। ये जो पास्ट है वो मतलब इसको हम आज की तारीख, आज के कॉन्टेक्स्ट में भी, प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट में भी अगर हम देखें, जो लोग हैं वो डिफरेंट प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, डिफरेंट कस्टम्स को फॉलो करते हैं इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। हम देख लेंगे नॉर्थ इंडिया में कल्चर अलग होता है, साउथ में अगर हम जाएंगे तो वहाँ का खाना पीना, रहन सहन एकदम अलग होता है। फिर हम नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे, वहाँ भी अपने को देखने को मिलता है कि उनका जो कल्चर ट्रेडिशन है बिल्कुल एकदम अलग है। तो इवन आज भी भारत में जो है अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग हमें डिफरेंट प्रैक्टिसेस और कस्टम जो हैं जो लोग फॉलो करते हैं वो देखने को मिलते हैं। जैसे आज की अगर एग्जांपल दे के बात करें तो अंडमान आइलैंड में जो मोस्टली लोग जो हैं वो जो अपना फूड जो इकट्ठा करते हैं वो फिशिंग से करते हैं, हंटिंग से करते हैं और फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करते हैं। बट अगर हम शहरों की बात करें, शहरों में मोस्टली लोग जो है अपने फूड के लिए, फूड सप्लाई के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। जनरली रूरल एरियाज़ पे अपनी फूड सप्लाई के लिए वो डिपेंडेंट रहते हैं, वो अपने आप ही अपने फूड को प्रोड्यूस नहीं करते। तो आज भी हमें देखने को मिलता है डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल के लिए डिफरेंट उनकी प्रैक्टिसेस हैं, डिफरेंट उनके कस्टमर्स हैं। तो सबके लिए जब सबका जो मतलब जो आज का जो प्रेजेंट है वो फ्यूचर में जाके कभी पास्ट होगा, तो आज की तारीख में हमारा पास्ट जो है सबका सेम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि भाई देयर वाज डिफरेंट पास्ट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, ठीक है।
ये तो हमने देखा उनके लाइफस्टाइल के बारे में। हमने जो प्रैक्टिसेस वो फॉलो करते हैं उसमें हमने डिफरेंस देखा। एक दूसरे टाइप का डिफरेंस भी एक ये भी एग्जिस्ट करता था कि भाई हमने जैसे पहले देखा कि किंग जो है अपने ऑर्डर्स को जो है इंस्क्राइब कर दिया करते थे या फिर उनका रिकॉर्ड रखते थे, रिकॉर्ड कीपिंग। जो रिकॉर्ड कीपिंग थी वो एक प्रैक्टिस थी जो कि किंग्स और क्वीन ही फॉलो करते थे, कि जो वो करते थे उसको रिकॉर्ड करना, दैट इज़ रिकॉर्ड कीपिंग। बट जो ऑर्डिनरी लोग थे, वो ऑर्डिनरी लोग जो है अपने रिकॉर्ड्स को वो क्या करते थे, उसका रिकॉर्ड नहीं रखते थे क्योंकि उनके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं था। ठीक है, तो एक तो उनके लाइफस्टाइल में डिफरेंस हमने देखा, और दूसरा कि कैसे उनका जो रिकॉर्ड कीपिंग है उसमें भी वो जो है डिफ़र करते थे लोग। ठीक है, तो अभी मोटा मोटा हमने ये चैप्टर कर लिया है। तो अभी हम इसमें ये देखेंगे भाई जो डेट्स हैं, डेट्स का मतलब क्या है। तो डेट जो बेसिकली हम जनरली डेट को अगर बोलते हैं तो हम उसमें डेट, मंथ, ईयर और डे ये सब बोलते हैं। तो जो ईयर होता है वो ईयर बेसिकली, जो डेट है बेसिकली वो हम उस डेट से काउंट करते हैं जिसको बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट को असाइन किया है। मतलब जिस साल में जीसस क्राइस्ट जो क्रिश्चियनिटी के फाउंडर थे उनका जन्म हुआ है, उसके बाद से हम जो है ईयर को काउंट, डेट को काउंट करते हैं। जैसे आज हम 2022 में हैं, तो 2022 का मतलब है 2022 साल बाद आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। मतलब आज से 2022 साल पहले जो है जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे। ठीक है, तो ये तो हम बाद वाली, बर्थ होने के बाद वाली हम डेट को देख रहे हैं। अगर ऐसी डेट हमें पढ़नी पड़ जाए जो बर्थ से पहले हुई है, तो वो सारी डेट जो हैं उनको बैकवर्ड काउंट किया जाता है ना, और उनको लेटर के साथ इंस्क्राइब कर दिया जाता है। मान लिया कि भाई आज हम 2022 में खड़े हैं और यहाँ पे जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे, इसको हमने ज़ीरो मान लिया। अब इससे अगर हम 500 साल पीछे जाएंगे तो हम इसको लिखेंगे 500 BC, मतलब बिफ़ोर क्राइस्ट, 500 साल बिफ़ोर क्राइस्ट। यहाँ पे क्राइस्ट है इससे 500 साल पहले। अब जैसे ही हम इसके पास जाएंगे तो ये नंबर कम होता जाएगा। यहाँ पे 400 आएगा, देन 300 एंड देन 100 एंड देन फाइनली ज़ीरो। तो यहाँ पे जीसस क्राइस्ट पैदा हो जाते हैं, फिर उसके बाद हमारा नंबर बढ़ता रहता है। ठीक है, तो BC का मतलब बिफ़ोर क्राइस्ट, जो कि हम कोई डेट जो है क्राइस्ट के बर्थ से पहले की कोई डेट को एक्सप्लेन करने के लिए हम BC यूज़ करते हैं। और AD जनरली अन्नो डोमिनी होता है ना। बेसिक मतलब यही है, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। लॉर्ड मतलब जीसस क्राइस्ट। तो जैसे 2022 को हम कई बार जो है AD 2022 भी लिखते हैं, मतलब इसका यही है कि भाई जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के ईयर के 2022 साल बाद। अब कई बार जो है हम AD को CE भी लिखते हैं। CE स्टैंड्स फॉर कॉमन इरा और क्रिश्चियन इरा, और BCE स्टैंड फॉर बिफोर क्रिश्चियन इरा। सो द मीनिंग इज सेम बट रिप्रेजेंटेशन इज़ डिफरेंट। तो पहले चैप्टर में हमारा इतना ही था। तो इसमें आप एक चीज़, जो डेट अगर हम देखें तो हमने 2-3 डेट यहाँ पे पढ़ी थी। जैसे हमने ये पढ़ा था कि भाई 8000 साल पहले हमें सबसे पहले जो है एग्रीकल्चर के एविडेंस हमें मिलते हैं, कहाँ पे, सुलेमान और किरथार एरियाज़ में। तो ये डेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि वीट और बारले एग्रीकल्चर क्रॉप्स उगाई जाती थी, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। देन एनिमल्स हमने कौन कौन से डोमेस्टिकेट किए, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमने शीप, गॉट और कैटल, ये जो है एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोग कहाँ रहते थे, क्यों ट्रैवल करते थे। जैसे फिर डेट हमने देखी कि 4700 ईयर्स अगो जो है इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ के अलॉन्ग जो है सिटीज़ डेवलप हुई। फिर 2500 साल पहले जो है गंगा के और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ के अलॉन्ग सिटीज़ डेवलप हुई। तो ये सारी डेट जो हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं अगर हम डेट की बात करते हैं तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो है बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आने वाली हैं। हम जो NCERT सीरीज़ अभी कर रहे हैं 6th क्लास NCERT का, आज हमने पहला चैप्टर कंप्लीट किया है। अगली क्लास में हम सेकंड चैप्टर कंप्लीट करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच।